तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वेलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 70 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे मोरोसा भी सेक्लूजन में चला जा चुका होता है ताकि वो उस बॉडी को एब्जॉर्ब कर सके। वहीं पे लू फेंग अपने उसी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को स्टडी कर रहा होता है। अब दिखाया जाता है लू फेंग को जो कि कल्टिवेशन कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे दिखता है कि वहाँ पे ब्लेड के कट करने के बाद दो पार्टिकल्स बने होते हैं और वो दोनों पार्टिकल्स टू यिन एंड यांग फ्यूज पार्टिकल्स में तब्दील हो जाते हैं, जिसमें कि कई सारे परसुएट पैटर्न्स बने हुए होते हैं। लू फेंग एब्जॉर्ब करने लगता है कि इन दोनों पार्टिकल्स में कंटेन इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आउटर स्ट्रक्चर्स आउटर वर्ल्ड को दर्शा रहे होते हैं जो कि ओरिजिन के बिगनिंग में होती हैं। अब लू फेंग उन सबको समझ रहा होता है। टाइम पास होने लगता है, लेकिन सडनली ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे नेचुरली लू फेंग अपने कल्टिवेशन को रोक देता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लंबा टाइम हो चुका होता है और कहता है चलो आज के लिए इतना ही। और यहाँ पे डिपार्चर का दिन आ चुका था जहाँ पे लू फेंग को पर्सनली लेने के लिए चुयू आया होता है। और चुयू लू फेंग से कहता है ब्रदर लू है, जितने भी ऑल फर्स्ट रैंक मार्कर्स थे उन्होंने सभी अपने बेस्ट इफर्ट लगाए हुए हैं और सबकी अपनी इंडिविजुअल स्ट्रेंथ है और मैं उन सब में सबसे अभी वीकेस्ट हूँ। लेकिन यहाँ पे दो सब टास्क हैं जिसमें मैं थोड़ा सा लोअर रैंक कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें इस मिशन के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो लू फेंग कहता है कि ठीक है, तुम अपने इंडिविजुअल टास्क पर ध्यान दो, मुझे ब्लड स्पीड फ्लावर टास्क को पूरी तरह से मुझ पर छोड़ो। तो चुयू भी हामी भरता है। अब यहाँ पे चुयू ये चाहता था कि कम से कम ये फ्यूज सेंचुरीज के लिए डिले हो जा, लेकिन उसके लिए ये प्लान की जैसा नहीं चला था। चुयू कहता है कि ब्लड स्पीड फ्लावर यहाँ पे दो बॉर्डर्स के बीच में है, तो तुम्हें उसके लिए बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए। वहाँ पे लू फेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलनी चाहिए कि मेरी जो बॉडी कल्टिवेशन है वो स्ट्रांग है और यहाँ पे वो सब मुझसे नहीं जीतने वाला है। तो चुयू कहता है कि ठीक है, अपना बेस्ट करना। तो लू फेंग कहता है ठीक है, मैं निकलता हूँ, अगर मुझे ब्लड स्पीड फ्लावर मिला तो मैं तुम्हें जल्दी ज़रूर ही भेज दूंगा। जिसके बाद चुयू चला जाता है। लू फेंग अपने कंपेनियन के पास चला जाता है जहाँ पे ओरिजिन एंचेस्टर और मोयू किंगयान होते हैं, जहाँ पे वो उनको कहने जा रहा था कि वो यहाँ से जा रहा है और वो इंस्ट्रक्ट करता है कि कियान मोरोसा अभी सेक्लूजन में है तो तुम्हें अभी कल्टिवेशन पे फोकस करना होगा। तो मोयू किंगयान भी इसके लिए हामी भरता है। जिसके बाद लू फेंग वहाँ पे वर्ड से निकलता है और स्टेप होके गायब हो जाता है। अब चुयू देखता ही रहता है और चुयू कहता है कि यहाँ पे सबको अपनी अपनी मेहनत करनी होगी। अब बताया जाता है कि यिन एंड यान फेंग और थंडर एंशिएंट किंगडम्स में यहाँ पे सेंटर और प्रॉस्पेरस रीजन में से एक है जहाँ पे कई सारे वैल्यूएबल ट्रेजर मौजूद हैं। यहाँ पे ऐसे कई सारे ट्रेजर थे जिन्हें अबेंडन कर दिया गया था वहाँ के खतरे को देखते हुए। लू फेंग को कुछ ही टाइम लगता है वहाँ तक पहुँचने में और लू फेंग चू कैपिटल से बाहर होकर सिर्फ 18 आवर्स में अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया होता है। और आपको 8 आवर्स ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन लू फेंग की स्पीड सच में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि लू फेंग ने अपने ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज़ किया था जिससे कि वो वर्ल्ड में भी ब्लेंड करके आगे आराम से पूरी फास्ट स्पीड से भाग सकता था। अब लू फेंग उस सारे ब्लड स्पीड स्टार को एब्जॉर्ब करता है। हमें पता चलता है कि वहाँ पे कई सारे रेयर ट्रेजर भी भरे पड़े हैं और रेयर ट्रेजर आसानी से क्रिएट हो जाते हैं। और अब फिर दिखाया जाता है वहाँ पे लू फेंग को, जो कि ये जानता था कि ब्लड स्पीड दो या एक ही इपोज में इरप्ट होते हैं और जब इरप्ट होता है तो उसमें से फोर्थ लिक्विड लाइक फ्लेम बाहर निकलती है जो कि ब्लड स्पीड फ्लावर होती है। और ये मिशन लगभग तक एक इंटायर इपोज तक चलने वाला था। यहाँ पे लू फेंग को जितना ज़्यादा ब्लड स्पीड होगा उसको उतना लूटना होगा। अब लू फेंग चारों तरफ देखता है जहाँ पे अभी भी वो ब्लड स्पीड स्टार नहीं आया होता है। लू फेंग वहाँ पे आ गया होता है। लू फेंग अपने हाथों को वेव करता है और वहाँ पे वो एक स्पेशल केव ड्वेलिंग बना लेता है जहाँ पे उसने कई सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बना कर रखे होते हैं ताकि कोई भी उसको डिटेक्ट न कर सके। अब लू फेंग अपने डिवाइन पावर अवतार को निकालता है और अपने ब्लड स्पीड स्टार के मूवमेंट को एनालाइज करने लगता है। लू फेंग यहाँ पे बाहर अपने सिर्फ डिवाइन बॉडीज़ को छोड़ता है और अपने ट्रू बॉडी को स्टार टावर के अंदर कल्टीवेट करने के लिए छोड़ देता है। और एक एपिसोड में यहाँ दिखाया जाता है कि सिर्फ 2 से 3 बार ही इरप्शन होते हैं, तो अभी लू फेंग के लिए लंबा टाइम था तो वो कल्टीवेट करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ हमें दूसरों बंदों को भी दिखाया जाता है जो कि इसी के लिए आए हुए होते हैं और सब लोग इसी का इंतजार कर रहे होते हैं, जहाँ पे यानजू गवर्नर भी आए हुए होते हैं ताकि वो यहाँ के ब्लड स्पीड स्टार को ले सके। और साथ में वहाँ पे ग्रे शैडो भी आ चुकी होती है जो कि इसी के लिए आई हुई होती है। अब ग्रे शैडो वहाँ पे आता है तो वो भी सबको ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ पे वो देखता है कि यहाँ पे ऑलरेडी
4 पावरफुल प्रेजेंस मौजूद हैं जो कि उनके लिए आगे डिफ़िकल्टी पैदा कर सकती हैं। यहाँ पे एक और इनफिजिबल आवाज़ आती है जो क्या आती है, जनरल यांसू क्या आपके पास कोई रास्ता है ब्लड स्पीड फ्लावर को सीज करने का। तो वो कहता है कि ये कंपटीशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है, मुझे नहीं पता कि आखिरकार मैं कितने ब्लड स्पीड फ्लावर को ले पाऊंगा, लेकिन मैं इंश्योर करता हूँ कि एटलीस्ट 10 तो ले ही लूँगा। भूलो मत कि यहाँ पे 2 रियलम ने क्या मुझसे प्रॉमिस की है। तो वाइस कहता है कि यहाँ पे 2 रियलम प्लेस ये फेयरनेस को प्रायोरिटी नहीं देती। तो ग्रेट शैडो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, जहाँ पे वो कहता है कि इस ब्लड स्पीड फ्लावर कंपटीशन में वो ही भी एक्शन लेगा, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हें उससे अपने को बचा कर रखना होगा ताकि तुम देखो कि हमारा टास्क उसकी वजह से बर्बाद न हो जाए। तो ग्रे शैडो कहता है कि मैं इम्पीरियल डिस्पर्स का एम्पर हूँ। तो वॉइस कहता है कि एम्पर बीच में नहीं आने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एम्पर बीच में आके केओस वेलम के बंदे से साथ इंटरफेयर नहीं करे, कोई भी खंडा तुम्हारे लिए फ़र्क नहीं करेगा। अब वो बंदा अपनी पावर ड्रॉप झाड़ रहा होता है, लेकिन वो वॉइस कहती है कि तुम्हारी कोई नहीं चलेगी बच्चे, तुम यहाँ पे बॉर्डर के बीच में आए हो गॉड किंग, तो यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए कभी नहीं आएंगे। यहाँ पे वॉइस कहती है कि तुम्हें इस टास्क में सक्सीड होना चाहिए, अगर तुम सक्सीड हो गए तो यहाँ पे तुम्हें 20% एडिशनल मिलने वाला है। और यहाँ पे लू फेंग इससे तुम्हें बदला भी लेना है, क्योंकि यहाँ पे उसने मेरे सामने ही इन सबको मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की होती है। देखो यहाँ पे वो लोग लू फेंग से गुस्सा होते हैं, क्योंकि लू फेंग अच्छाई का साथ देना चाहता था, और यहाँ पे लू फेंग ने भी ऑफेंड किया होता है उन मार्कस को। अब सडनली वहाँ पे एक और ऑब्जर्व होने लगता है और दिखाया जाता है कि ब्लड स्पीड स्टार वहाँ पे बिगिन हो जाता है, और वहाँ पे सब लोग को पता चल जाता है कि अब ब्लड स्पीड स्टार आने वाला है। वहाँ पे क्लाउड्स वहाँ पे उभरने लगते हैं और कई सारे हिडन पावर्स उस पर ही नज़र बनाए रखे हुए होते हैं। और लू फेंग की डिवाइन पावर अवतार को भी ये महसूस हो जाता है कि वो इरप्ट होने वाला है, और दिखाया जाता है कि जैसे वो इरप्ट होने से पहले वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा इरप्शन होता है एक बंदे का, जो कि अपने फुल बॉडी को रिलीज करता है। अब लू फेंग भी उस बॉडी को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब जब क्रिएशन ने अपने फुल बॉडी को रिलीज किया होता है, इसकी बॉडी की लेंथ 400 बिलियन किलोमीटर जैसी बड़ी होती है, जिसको सब लोग सबकी नज़र उस पर जाने लगती है। और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे मैं इसको लूटने वाला देखता हूँ कौन मेरे बीच में रास्ते में आता है। अब देखो लू फेंग शॉक हो गया था, मतलब कि यहाँ पे ये मत समझो कि लू फेंग की जो डिवाइन बॉडी वो कमजोर है। लू फेंग की डिवाइन बॉडी तो ट्रिलियंस में थी, यहाँ पे इस बंदे की तो सिर्फ बिलियंस में। लू फेंग इसलिए शॉक हो गया था क्योंकि यहाँ पे उसने भी बहुत ही रेयरली देखा था कि दूसरे बंदों के पास भी इतनी ह्यूज बॉडी मौजूद है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वो हंसने लगता है। यहाँ पे वो हंसते हुए कहता है कि इस समय जो हाफ ऑफ ब्लड स्पीड फ्लावर से वो मुझे बिलोंग करेंगे, और कोई भी यहाँ पे, लेकिन चिंता मत करो मैं तुम्हें आगे जाके उसे बेच दूंगा और हाईएस्ट बीडर ही जीतेगा। वो जोर जोर से हंसने लगता है। जितने भी पावर हाउस है जो कि अभी छिपे हुए थे वो उस बंदे को देख कर पहचान जाते हैं कि ये थंडर एंशिएंट किंगडम के वेस्टलैंड सिटी का सिटी लॉर्ड है। वो कहते हैं कि आखिरकार यानफिंग किंगडम मिशन के अंदर ये वेस्टलैंड सिटी लॉर्ड यहाँ पे क्यों आ रहा है। यहाँ तक कि यंगजुआन गवर्नमेंट को भी प्रेशर महसूस होने लगता है। लू फेंग भी ये देखकर तो हेडेक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लू फेंग उस वेस्टलैंड सिटी लॉर्ड के बारे में जानता है, क्योंकि यानफिंग एंशिएंट किंगडम में केओस लेवल कल्टीवेशन को ह्यूमन मून ब्लड लाइन को प्रैक्टिस करने से फॉरबिडन किया गया था, लेकिन सिर्फ अंदर में ही, बाहर का राज नहीं है। बाहर के लोग तो इसको कल्टीवेट कर ही सकते हैं, लेकिन थंडर एंशिएंट किंगडम उन्होंने अपने कल्टीवेटर्स को अलाउ किया था ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट करने के लिए। उनकी जो रैंक होती है वो कम होती है, लेकिन जो भी इसमें कामयाब हो जाता है उसकी पावर आसमान छू लेती है। और यहाँ पे इन सबको टॉप टायर में भी 2 टाइप्स में बांटा जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि जितने भी बंदे होते हैं वो 2 तरह से कल्टीवेशन करते हैं। पहला तो एक तो ह्यूमन ब्लड लाइन को यूज़ करते हैं, जिसमें ह्यूमन मटेरियल्स का यूज़ होता है ताकि वो अपने पावर्स को बढ़ा सके। अब ये मेथड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है किसी इंडिविजुअल को, लेकिन इसको करने में भी इसको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज और इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं। दूसरा टाइप होता है प्योर डॉग कल्टीवेशन, जिसमें कि आपको 4 ट्रिबुलेशन लाइफ फॉर्म्स, सो कि फर्स्ट 7 स्क्रॉल ऑफ 17 ब्लेड्स ऑफ ऑब्लिवियन होता है, जो कि प्योरली डॉग बेस्ड कल्टीवेशन मेथड्स होता है, जिसमें कि सिर्फ आपको डॉग को ही प्रैक्टिस करना होता है, जो कि थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बढ़ पाती है। और यहाँ पे कोई भी ह्यूमन पावर को कल्टीवेट करता है तो ये उसके लिए सेफ्टी लेवल के जैसा ही था। ये भले ही थोड़ा सा डेंजरस हो, लेकिन जैसे ही इसको कल्टीवेट करने पे आपको
पूरा होता है तो आपकी पावर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है किसी डॉग कल्टिवेटर से। अब दिखाया जाता है वो उसकी तरफ देखने लगता है। सब लोग अभी इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि अभी फ्रूट इरप्ट नहीं होता है, टाइम पास होने लगता है। लू फेंग भी पेशेंट होता है, वो भी कल्टीवेशन में इमर्स होता है। लेकिन एक ही दिन दिखाया जाता है कि वहाँ ब्लास्ट होता है, इनॉर्मस ब्लड स्पेस स्टार यहाँ पे सर्ज होने लगते हैं। लू फेंग की डिवाइन पावर अटार भी अपने इस इरप्शन फेज को महसूस कर लेती है और वो अपने रियल बॉडी को भी बाहर निकालती है। अब लू फेंग डिटेल्स के बारे में पहले से ही जानता था कि जब ये इरप्शन स्टार्ट हुआ तो पहले वो लिक्विड फ्लेम को स्प्राउट करेगा, फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और बाद में जाके वो फाइनली इमर्ज होगी। और यहाँ पे लू फेंग अपने केव ड्वेलिंग को अंदर रख लेता है और वो ब्लड स्पेस स्टार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और दिखाया जाता है सिर्फ लू फेंग नहीं, जितने भी हिडन पावर हाउसेस थे सब के सब आगे बढ़ने लगते हैं। और सब लोग इसी इंतजार में थे कि कब इरप्शन फेज शुरू होगा। और यहाँ पे वेस्टलैंड सिटी रेंज भी इसी के इंतजार में था कि कब वहाँ पे वो निकलेगा, वो सबको ले लेगा। अब स्काई और ग्राउंड चारों तरफ विंड से भरी हुई होती है। वेस्टलैंड सिटी भी हिंडमून ब्लड लाइन के साथ उस विंड वाइल्ड विंड को कंट्रोल करने लगता है। और ऑर्डिनरी केओस रियल्म एक्सपर्ट तो इस डस्ट में तो धूल बन जाएंगे। मतलब ये देख लो इन सब की पावर इस लेवल तक है कि लेवल 1 में जो केओस लेवल के होंगे वो लेवल 9 वाले बंदे बड़ी आसान से उन्हें मार सकते हैं। और दिखाया जाता है कि सब लोग सीज करने की तैयारी में होते हुए दिखाया जाता है। तभी वहाँ पे हिडन पावर हाउस भी ब्लास्ट अटैक करने लगता है और बूम बूम हर जगह ब्लास्ट होने लगता है। सब लोग लड़ाई करने लगते हैं उसके लिए और कहते हैं ये मेरा है। और दिखाया जाता है कि वेस्टलैंड सिटी लॉर्ड जल्दी से ब्लड स्पीड फ्लावर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि वो अभी निकल रहा होता है। वो सभी उसको लेने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे डार्क प्रिजन वेस्टलैंड डोमेन सब कुछ क्लैश करने, मतलब मान लो कि यहाँ पे ट्रेजर्स के लिए फाइट हो रही होती है। यहाँ पे कोई भी अपना नहीं होता है, सब लोग फाइट करने लगते हैं और सब लोग उसे लूटने के चक्कर में होते हैं। और दिखाया जाता है कि ऐसा वो फाइट करे उससे पहले एक स्ट्रीक ऑफ लाइट आती है जो कि ब्लड स्पीड फ्लावर के आती है, उसको लेती है और वहाँ से गायब हो जाती है। जिसको देखकर तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जो कि तुम यहाँ पे उसको ले सको। अब यहाँ पे वेस्टलैंड डोमेन भी उसको नहीं रोक पाई थी। और तभी एक और वॉइस आती है जो कहती है कि तुम आधा लेना चाहते हो ना, तो चलो यहाँ पे हम तुम्हारे आधे के लिए ही फाइट करते हैं। और हमें पता चलता है कि वो ग्रे शैडो असल में कोई और नहीं स्पीड स्टार सेंट होता है, जिसको देखकर यहाँ तक कि लू फेंग और वेस्टलैंड डोमेन भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि स्पीड स्टार सेंट भी बहुत ही पावरफुल होता है। लू फेंग को भी और भी प्रेशर महसूस होने लगता है क्योंकि ड्रैगन सेंट फैक्शन का फर्स्ट रैंक का मार्कस होता है जो कि स्पीड स्टार सेंट होता है और उसकी पावर भी लू फेंग के ही जैसा। देखो 1v1 में अभी लू फेंग को कोई भी हरा नहीं सकता क्योंकि लू फेंग की पावर इतनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा लू फेंग को प्रेशर हुआ तो मोरोसा को बुला लेगा, एक ही मुंह खोलेगा और निकल जाएगा, क्या ही फर्क पड़ता है। और पावर्स में देखा जाए तो स्पीड स्टार सेंट और वेस्टलैंड सिटी लॉर्ड दोनों स्ट्रॉन्गर थे केओस ट्रांसेंडेंट में, लेकिन स्पीड स्टार सेंट वो प्राइमोडियल डॉग को प्रैक्टिस करते थे जिसके कारण वो थोड़े से वीक थे वेस्टलैंड सिटी में। वेस्टलैंड सिटी भी हंसते हुए कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि स्पीड स्टार सेंट भी यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम एक ही ब्लड स्पीड लोगे तो मैं तुम्हें लेने दूंगा, लेकिन तुम सब लेने के बारे में ट्राई भी मत करो। तो स्पीड स्टार सेंट कहते हैं कि चलो ट्राई करते हैं। अब यहाँ पे और भी मास्टर्स हैं जो कि इसको देखकर बहुत ही चिढ़ रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हाउसेस आ चुके होते हैं। मार्कस चुयुआन भी उसको लेने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो ले नहीं पाते। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे सडनली 8 ब्लड स्पीड अपीयर हो जाता है और एक इंस्टेंट में सब लोग वहाँ पे फाइट करने लगते हैं। एबिस गवर्नमेंट, डार्क प्रिजन, सब लोग एक एक ब्लड स्पीड को सीज कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि एक भी हाथ आ जाए वो भी बड़ी बात है। ग्रे शैडो आगे बढ़ती है, वहाँ के ले लेती है। अब थर्ड ब्लड स्पीड भी वहाँ पे वेस्टर्न डोमेन के द्वारा ले ली जाती है। लू फेंग भी अगले अपने ब्लड स्पीड को लेने की कोशिश करता है लेकिन वो गायब हो जाता है। पता चलता है कि स्पीड स्टार सेंट ने उसको ले लिया होता है। वो हंसते हुए कहता है कि तुम तो बहुत ही स्लो हो। यहाँ पर देखो लू फेंग पीछे नजर आ रहा था, मतलब लू फेंग की जो स्पीड होती है वो बाकियों के मुकाबले भी स्लो होती है, लेकिन लू फेंग की पावर बाकियों के मुकाबले स्ट्रॉन्ग कह सकते हो क्योंकि हमने देखा है फाइट के दौरान लू फेंग की जो स्पीड होती है वो स्लो होती है, अटैकिंग भी पावर स्लो होती है, लेकिन जो उसकी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग होती है। और दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो बंदा होता है स्पीड स्टार सेंट उसने असल में अपने क्लोन टेक्निक को माहिर किया होता है, उसने अपने डोमेन्स को भी यूज़ करना शुरू कर दिया होता है। लू फेंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता है, वो अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है और कहता है कोई और रास्ता नहीं है, मुझे हेड ऑन हेड फाइट करना होगा। जिसके बाद वो वहाँ पे लू फेंग अपने बॉडी को बड़ा करके उन सब पे प्रेशर
डालने लगता है ताकि वो उनसे छीन सके। अब यहाँ पे लू फेंग भी आगे देखता है और यहाँ पे वो इंटायर ब्लड स्पिरिट स्टार को घेर लेता है और यहाँ पे एक ही रास्ता था इसको करने का। यहाँ पे वेस्टलैंड भी लू फेंग की तरफ देखता है और कहता है कि लुओ हिम, यहाँ पे तुम बड़े हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फाइट कर सकते हो, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और लू फेंग की तरफ वो विंड को कर देता है, लेकिन लू फेंग को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। अब लू फेंग जो अपनी बॉडी साइड को रिलीज करता है वो वेस्टलैंड सिटी लॉर्ड से बहुत ही बड़ा होती है। लू फेंग कहता है कि तुम्हारे पास सच में इंप्रेसिव मेथड्स है, तुमने अपने आप को पावरफुल रखा, लेकिन तुम्हारे मेथड्स बहुत ही क्रूड हैं। तो वेस्टलैंड कहता है कि चलो यहाँ पे बॉडी कल्टिवेशन की बात कर रहे हो ना, तो देखते हैं किसकी बॉडी स्ट्रॉन्गर है। तो चलो यहाँ पे वो भी अपने बॉडी को 10 ट्रिलियन किलोमीटर लंबा कर देता है। अब इससे बड़ा वो करेगा तो उसकी पावर भी घटने लगेगी। अब लू फेंग भी अपने बॉडी को बड़ा कर लेता है और दोनों में फाइट होने लगती है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि आखिरकार लू फेंग कितने ब्लड स्पिरिट स्टार्स को ले पाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।